हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी 30 डेज बूस्टर सीरीज का आज दूसरा दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथी प्रश्नावली की, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण। आज की इस वीडियो में हम चौथी प्रश्नावली का रिवीजन करेंगे। इसमें हम जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपकी चौथी प्रश्नावली का जो रिवीजन है वो काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपके टोटल जो 6 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, जो चौथी प्रश्नावली है उसमें आपकी सिर्फ रैखिक समीकरण ही है। जो आपकी असमीकरण है वो इस साल भाग कट गया है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस उसमें क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो असमीकरण वाला भाग है वो इस साल हट गया है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए बच्चों, जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ प्रश्नावली 4.1 है, 4.2 है वो प्रश्नावली नहीं आएगी। जो 4.1 प्रश्नावली है सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का जो कि बी पार्ट से होगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन होएगा और वो डी भाग से होगा। इसमें क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, ठीक है। उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। तो देखो टोटल क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। एक 2 का आएगा और एक 4 का आएगा, ठीक है बच्चों। मतलब कि ये चैप्टर करने के बाद आपके जो 6 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्नावली है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म व असंगतता। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करने वाले हैं और उनकी असंगतता, मतलब कि जो संगत युग्म कौन से होते हैं, असंगत युग्म कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है कि जो आलेखीय विधि है, मतलब कि जो ग्राफ विधि है, कौन सी विधि, ग्राफ विधि। इससे जो हमारी रैखिक समीकरण युग्म है उसके हल कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी विभिन्न संभावनाएं कौन सी हैं। जैसे कि एक अद्वितीय हल होता है, एक अनेक हल होते हैं और एक कोई हल नहीं होता है। तो इन तीनों के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने बताया कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है उसके बारे में बात करेंगे। संगत व असंगत युग्म कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रैखिक समीकरण का जो आलेखीय विधि है उससे हल कैसे किया जाता है, मतलब कि ग्राफ द्वारा। उसके बाद हम बताएंगे कि इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रैखिक समीकरण है वो क्या होती है। तो देखिए, रैखिक समीकरण क्या होती है, यदि कोई समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करती है तो वह क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। मतलब ऐसी कोई भी समीकरण जो सरल रेखा को व्यक्त करेगी वो क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसमें क्या है, 2 तरह की होती है, एक तो एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण। हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या हम दोनों यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है वो किस रूप की होती है, वो होती है ax प्लस बी बराबर 0 रूप की, ठीक है। जहाँ पे a और b क्या है, नियतांक होते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, 3x प्लस 4 बराबर 0, जो कि क्या है, x यहाँ पे क्या है, चर है, इसमें क्या है, ये रैखिक समीकरण है। और जो ये समीकरण है वो क्या करेगी, एक सरल रेखा को व्यक्त करेगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। तो देखो, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे जो x और y है वो क्या है, चर है, ठीक है। ये क्या होती है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण होती है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, 2x प्लस में 5y माइनस 14 बराबर 0। ये क्या है, हमारी एक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। और ये समीकरण ये भी क्या है, एक सरल रेखा को निरूपित करती है। तो रैखिक समीकरण क्या होगी, ऐसी समीकरण जो सरल रेखा को निरूपित करती है, व्यक्त करती है, वो क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। और हमको देखो, ये जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण है इसका जो मानक रूप है याद रखना है, जो कि क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमने बात की थी कि रैखिक जो समीकरण होती है वो सरल रेखा को व्यक्त करती है। अगर हम पहली जो हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण थी 3x प्लस 4 बराबर 0, अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखिए कि ये हमारे को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसी तरह जो 2x प्लस 5y माइनस 14 का अगर ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा
कि ये जो ग्राफ है हम वो कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए आप ये देखिए कि जो इनका ग्राफ है वो क्या है, एक सरल रेखा में है, इसलिए क्या है, ये रेखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो जो रेखिक समीकरण है वो आपको पता चल गया। ऐसी समीकरण जो सरल रेखा को व्यक्त करती है वो क्या कहलाती है, रेखिक समीकरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो रेखिक समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, तो देखो रेखिक समीकरण का हल क्या होता है, x तथा y के जिन मानों के लिए रेखिक समीकरण संतुष्ट होती है वह युग्म रेखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। देखो अब बात यह है कि संतुष्ट होना क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए x बराबर 1 और y बराबर 1 हमको चेक करना है कि ये इसके हल है या नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारी रेखिक समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 14, इसमें क्या इसके मान रखेंगे। और अगर हमारे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो कहने का मतलब क्या है कि ये समीकरण संतुष्ट होती है। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, LHS और RHS है, वो क्या है, बराबर आ जाने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी समीकरण संतुष्ट होगी, अन्यथा नहीं। तो x व y के जिन मानों पे LHS बराबर RHS आ जाएगा तो वो क्या होंगे, इसके हल होंगे। अगर नहीं आ रहे तो हल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 1 व y बराबर 1 पर इसके मान देखते हैं और कहते हैं कि भी ये हल है या नहीं। तो देखिए 2x प्लस 5y बराबर 14 ये हमारी समीकरण है। इसमें देखो x की जगह क्या रखा 1, y की जगह क्या रखा 1 बराबर 14। तो देखो 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 कितने हो गए 7 और ये बराबर 14। तो देख सकते हो आप जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि 7 है वो 14 के बराबर नहीं होता है। तो जो x बराबर 1 व y बराबर 1 है वो इसके हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या है इसकी दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं, जो कि है x बराबर 2 व y बराबर 2, कि ये इसके हल हैं या नहीं। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2x प्लस में 5y बराबर 14, इसमें क्या करना है, x बराबर 2 व y बराबर 2 का मान रखना है। तो देखिए 2 x की जगह रखा 2 प्लस में 5 y की जगह रखा 2 बराबर 14। 2 दूनी होता है 4 और 5 दूनी होती है 10 बराबर 14। 4 और 10 14 बराबर 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। मतलब कि x बराबर 2 व y बराबर 2 पर क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब कि x बराबर 2 व y बराबर 2 क्या है, इसके हल है। तो इसका हल क्या होगा 2,2। x व y को अगर ऐसे अपने लिखेंगे तो ये क्या इसका हल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या बात होगी रेखिक समीकरण के हल की, कि x व y के जिन मानों के लिए समीकरण संतुष्ट होती है वह युग्म रेखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। तो ये समीकरण है रेखिक समीकरण, इसके हल क्या होंगे 2,2, ये क्या इसका हल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं रेखिक असमीकाएं की। देखिए जो रेखिक असमीकाएं इस साल सिलेबस से हट गया है, लेकिन हम वैसे भी बात कर लेते हैं, हमको पता होना चाहिए कि रेखिक असमीकाएं होती क्या है। तो देखिए यदि रेखिक समीकरण में बराबर के चिन्ह के स्थान पर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये चिन्ह आ जाए, देखो ये क्या होते हैं, बड़ा छोटा, छोटा और बराबर, बड़ा और बराबर, ये जो चिन्ह है अगर ये आ जाए तो उसको क्या कहलाते हैं, रेखिक असमीकाएं कहलाते हैं। अगर देखिए अगर बराबर का निशान आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी, रेखिक समीकरण। और इन चारों में से अगर कोई भी एक निशान आ जाए, चिन्ह आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, रेखिक असमीकाएं। देखिए यहाँ पे क्या है 2x प्लस में 5y बराबर 14, तो ये क्या कहलाएगी, रेखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए क्या है 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 14, या फिर 2x प्लस 5y लेस देन 14, या फिर 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 14 और 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अगर ये चारों चिन्ह आ जाएं, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वो क्या बन जाती है, रेखिक असमीकाएं बन जाती है। अगर बराबर का चिन्ह है तो क्या आएगा, रेखिक समीकरण, और अगर इन चारों में से कोई एक चिन्ह आता है तो क्या हो जाती है, रेखिक असमीकाएं। ठीक है बच्चों, ये होता है रेखिक समीकरण व रेखिक असमीकाओं में अंतर। अब हम बात करते हैं हमारे इस जो प्रश्नावली के मेन टॉपिक की, जो कि क्या है, दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण। जो पूरी प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए दो चरों वाले रेखिक समीकरण का युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का युग्म एक रेखिक युगपत समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब अगर दो रेखिक समीकरण को अगर हम एक साथ लिख दें तो वो क्या कहलाता है, रेखिक युगपत समीकरण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे पहले समीकरण की बात करें तो क्या है 5x प्लस 2y बराबर 17। ठीक है, और जो हमारी दूसरी समीकरण है वो क्या है 2x माइनस में 5y बराबर 1।
ये क्या होगी, दोनों हमारी रेखिक युगपत समीकरण, मतलब कि जो रेखिक समीकरण है उनका युग्म है, मतलब कि जोड़ा है, मतलब कि ये दो है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, दो चरों वाले रेखिक युगपत समीकरण। यहाँ पे जो हमारी समीकरण है वो दो चरों में एक्स व वाई, और क्या है, ये दो समीकरण हैं, इसलिए क्या कहते हैं, रेखिक युगपत समीकरण। अब हम बात करते हैं कि इनका मानक रूप क्या होता है। तो देखो, जो रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है वो इसका होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो समीकरणें होंगी। पहली क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और जो दूसरी है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, हमारी दो समीकरणें होगी, जिनमें जो गुणांकों के मान क्या है, a1 b1 c1, और दूसरी में है a2 b2 और c2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई दो चर वाले रेखिक युगपत समीकरण, जिसको कहते हैं रेखिक युगपत समीकरण, अगर हम सिंपल बात करें तो। अब हम बात करते हैं कि जो युगपत समीकरण है उसका हल क्या होता है। अभी तक हमने क्या बात की थी, अभी तक हमने बात की थी कि जो रेखिक समीकरण है उसका हल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो युगपत समीकरण है हमारी, उसका हल क्या होता है। तो देखिए, जो युगपत समीकरण है उसमें क्या है, हमारे पास दो समीकरणें होती हैं। ठीक है, रेखिक समीकरण में क्या था कि x व y के वह मान जो रेखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। इसी तरह युगपत समीकरण का हल क्या होगा, x तथा y के वह मान जो दोनों समीकरण को, मतलब कि ये जो दोनों समीकरण हैं इनको संतुष्ट करते हैं, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं, रेखिक युगपत समीकरण के हल कहलाते हैं। देखो, युगपत समीकरण का हल क्या होगा कि x व y के वो मान जो दोनों की समीकरण को हल करने चाहिए, एक को नहीं दोनों को, जो मान दोनों को संतुष्ट करेंगे वो क्या कहलाते हैं, युगपत समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि x बराबर 1 में y बराबर 1 देखते हैं हम कि ये इसके समीकरण के हल हैं या नहीं, युगपत समीकरण के। तो हमको क्या करना है, बारी बारी से एक समीकरण लेनी है और उसको देखना है कि LHS RHS के बराबर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम x बराबर 1 लिखते हैं और y बराबर 1 लिखते हैं। तो देखिए, 3 1 प्लस में 2 गुना 1 बराबर 5, 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। देखिए, यहाँ पे LHS है वो RHS के बराबर हो रहा है, मतलब कि x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का तो हल है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की, जो कि है 4x प्लस 7y बराबर 11। 4x प्लस में 7y बराबर 11। तो देखिए, 4 x की जगह 1, 7 y की जगह 1 बराबर 11। 4 एकम 4 प्लस 7 एकम 7 बराबर 11। 7 और 4 होते हैं 11, 11 बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, LHS है वो RHS के बराबर हो रहा है, मतलब कि जो x बराबर 1 और y बराबर 1 है वो इस समीकरण के भी हल है, मतलब कि इन दोनों समीकरणों के वो हल है, अर्थात कि ये युगपत समीकरण है उसके हल होंगे। तो देखिए, जो युगपत समीकरण का हल होता है वो क्या है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। अगर एक समीकरण को संतुष्ट करे और दूसरे को नहीं करे तो वो हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। अगर युगपत समीकरण का कोई हल होगा तो वो दोनों की दोनों जो समीकरण है उसको हल करेगा। ठीक है, देखो, अब जो युगपत समीकरण होती हैं उसके हल की 3 कंडीशन होती है। देखो, ये कंडीशन क्या क्या है कि जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात x व y का सिर्फ एक ही मान होगा जो दोनों समीकरणों को हल करेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर इसका हल अद्वितीय हल है तो x व y का सिर्फ एक ही मान होगा, एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों समीकरण को हल करेगी। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को हल करे, इस दोनों को संतुष्ट करे। ठीक है बच्चों, तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि सिर्फ x व y का एक ही मान होगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। ये तो है हमारी पहली कंडीशन। देखिए, तो युगपत समीकरण है उसके हल की। जो दूसरी कंडीशन वो क्या है, अनेक हल, मतलब कि x व y के काफी सारे मान होंगे, एक से ज्यादा काफी सारे मान होंगे जो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे तो क्या था, x और y का सिर्फ एक ही मान होगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। अनेक हल में क्या होगा, x व y के काफी सारे मान, मतलब कि 1 2 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, जो होंगे वो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब कि एक से ज्यादा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। वो क्या होती है, अनेक हल उसको कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि है कोई हल नहीं, मतलब कि x व y का कोई मान ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब कि हम x व y के कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
तो ये क्या है, रेखीय जो युगपत समीकरण है उसके हल की 3 कंडीशन है। या तो देखो अद्वितीय हल होगा उस समीकरण का, या फिर अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो किसी भी जो युगपत समीकरण है उसका हल है या नहीं। ठीक है, हल है या नहीं, इसके आधार पे क्या है, इसको संगत व असंगत युग्म में हम बांटते हैं। ठीक है, किसमें बांटते हैं, संगत व असंगत रेखिक युग्म में बांटते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। आपको ये 3 कंडीशन पता चल गई, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि संगत युग्म व असंगत युग्म क्या होते हैं। तो देखिए संगत युग्म क्या होता है, यदि किसी युगपत समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है तो वह संगत युग्म कहलाता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास रैखिक युगपत समीकरण है जिसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं, तो वो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। तो देखो हल ज्ञात करने की कौन कौन सी कंडीशन होगी, किस किस कंडीशन में क्या हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पहला क्या है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो हम उसका हल ज्ञात कर पाएंगे, है ना। एक्स और वाई का एक मान हो लेकिन हल तो ज्ञात हो रहा है ना। तो देखो अद्वितीय हल पे क्या है, वो संगत युग्म कहलाएगा। अगर किसी युगपत समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो वो क्या संगत युग्म होगा, क्योंकि उसमें हमने हल ज्ञात कर लिया। इसी तरह अगर उसके अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, क्या अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, तभी भी क्या है उसके हल तो प्राप्त हो ही रहे ना, एक से ज्यादा हो लेकिन हम हल तो ज्ञात ही कर सकते हैं। तो इस स्थिति में भी क्या है, वो क्या होगा, संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो अगर किसी युगपत समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं या फिर अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा, वो युग्म है संगत युग्म कहलाएगा। अब बात करते हैं हम असंगत युग्म की। तो देखिए यदि किसी युगपत समीकरण का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उसे असंगत युग्म कहते हैं। देखो इसमें क्या है, एक ही कंडीशन है कि अगर उसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, वो असंगत युग्म होगा। ठीक है, मतलब कि कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, इस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। तो देखिए अद्वितीय हल व अनेक हल में तो उसको हम संगत युग्म कहेंगे, और अगर उसका कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। ये बात हो गई हमारी संगत युग्म की व असंगत युग्म की। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो रेखीय युगपत समीकरण है वो संगत है या असंगत। ठीक है, संगत है या असंगत, इसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसके क्या है, 2 तरीके हैं जिसके द्वारा हम ये जांच कर सकते हैं कि ये युग्म संगत है या असंगत, अर्थात इसके हल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जो पहला इसमें हमारे पास प्रोसीजर है वो क्या है कि गुणांकों के परस्पर अनुपात की तुलना से हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो संगत होंगे या असंगत। देखो परस्पर अनुपात क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरी समीकरण इसमें क्या है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। इनका परस्पर अनुपात क्या होगा कि जो x के जो गुणांक है उनका अनुपात a1 बटा a2, ठीक है, y के जो गुणांक है उनका अनुपात b1 बटा b2, और जो ये अचर पद है मतलब कि c1 बटा c2, इनके जो अनुपात हैं इनकी तुलना करके हम देख सकते हैं कि ये जो युग्म है वो संगत होगा या असंगत। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जो दूसरी विधि है वो क्या है, आलेखीय विधि, मतलब कि ग्राफीय विधि द्वारा हम उसको समीकरण को हल करें और देखें कि हमको कौन सा हल प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं या कोई हल प्राप्त नहीं आ रहा, और इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो संगत है या फिर असंगत। अगर पहली व दूसरी कंडीशन होती है तो वो संगत होगा, अगर कोई हल प्राप्त नहीं होता तो वो असंगत होगा। इसको हम क्या बता सकते हैं, ग्राफीय विधि से। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है कि गुणांकों के परस्पर अनुपात की तुलना से हम क्या है, सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो संगत होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे उसको तो हम उसके हल भी बता सकते हैं कि x व y के किन मानों पर क्या है वो संतुष्ट करेगा। इसमें क्या है, हम मान प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि वो संगत है या फिर असंगत। लेकिन अगर हमने आलेखीय विधि से उसको हल किया तो हम उसके हल भी प्राप्त कर सकते हैं कि x के किन मानों के लिए और y के किन मानों के लिए जो समीकरण है वो संतुष्ट करेगा और वो उसके हल होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, इन दोनों से ही हमको हल करने हैं। तो एक एक करके हम क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इस ग्राफ वाले से आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं परस्पर अनुपात की तुलना से कैसे संगत व असंगत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गुणांकों के परस्पर अनुपात की तुलना से असंगतता की जांच। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 समीकरण हैं, क्या a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्या करना है, हमको इनके
जो अनुपात है गुणांकों के, मतलब a1/a2, b1/b2 व c1/c2, इनकी क्या है तुलना करनी है और देखना है कि ये तीनों में से कौन से होंगे। तो देखो इसका क्या रूल है कि अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो अद्वितीय हल है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो a1/a2 है वो बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो इस स्थिति में उस जो समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या है, ये हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखो हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि अनेक हल कब होंगे। तो देखिए जब a1/a2, b1/b2 व c1/c2, ये जो तीनों अनुपात हैं अगर बराबर आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, उस समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अद्वितीय में क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और अनेक हल में क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। मतलब कि जो तीनों अनुपात हैं वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इस स्थिति में क्या है, ये अनेक हल होंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो वो क्या होगा, युग्म संगत होगा, क्योंकि अद्वितीय हल आ जाए या फिर अनेक हल आ जाए, इन दोनों में क्या होगा, वो युग्म संगत होगा। अब हम बात करते हैं कि किस स्थिति में उसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए वो क्या है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, मतलब कि ये दोनों तो बराबर आ जाएं, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं आए c1/c2 के, मतलब कि ये दोनों तो बराबर आ जाएं और जो c1/c2 है वो अलग आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, और स्थिति में हम उसको क्या कह सकते हैं, असंगत युग्म कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीनों चीजें हैं वो आपको याद रखनी है कि किस किस स्थिति में क्या क्या हल प्राप्त होंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से उसको कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि ये तीनों में से कौन से हमको बता रहा है कि कौन से हल इसमें प्राप्त होंगे। तो देखिए हमको रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 2x + 3y = 13, और जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, 5x - 2y = 14। और हमें क्या करना है, अनुपातों की तुलना करके क्या है, क्या बताना है कि उसके अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए हमको क्या करना है, a1, b1 व c1 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, उससे पहले क्या है, देखिए ये जो दोनों समीकरण हैं वो क्या है, हमारे मानक रूप में नहीं है। ये है a1x + b1y + c1 = 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर 13 है। तो क्या करो, इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, इस तरह इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, और इनको क्या करो, आप मानक रूप में लिख लो। तो देखिए मानक रूप में लिखते तो क्या होता है, 2x + में 3y - में 13 = 0। ये हमने इसको मानक रूप में लिख लिया। इसी तरह जो दूसरी समीकरण है इसको भी मानक रूप में लिख लेते हैं, 5x - में 2y - में 4 = 0। ये हो गया हमारा पहला काम। इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों समीकरणों की a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + में b2y + में c2 = 0 से क्या है, तुलना करनी है, और a1 a2 के, b1 b2 के और c1 व c2 के मान ज्ञात कर लेने। तो देखिए यहाँ पे a1 व a2 के क्या मान है, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 5, तो 2 और 5। इसी तरह b1 का मान है 3 और b2 का मान है -2, इसका मान है 3 और b2 का मान है -2। ठीक है, उसके बाद c1 का मान है -13 और c2 का मान है -4। अब देखिए आपको क्या करना है, a1/a2 ज्ञात करना है, a1/a2 क्या होगा, 2/5। ठीक है, इसी तरह b1/b2 ज्ञात कीजिए, तो होगा 3/-2। अब आप देख सकते हैं कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं, a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है अद्वितीय हल की। मतलब कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो स्थिति में क्या है, इस समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो ये जो समीकरण है इसका अद्वितीय हल होगा, और ये क्या होगी, संगत रैखिक युग्म होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मानक रूप में लिखना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करने हैं, और उसके बाद इनके अनुपातों की तुलना करके मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका क्या है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको मानक रूप है उसमें लिख लीजिए, 2x + में
4y माइनस में 10 बराबर 0, ठीक है। और 3x प्लस में 6y माइनस में 12 बराबर 0, ठीक है। और a1 का मान आ गया हमारे पास 2, a2 का मान आ गया 3। इसी तरह b1 का मान आ गया 4 और b2 का मान आ गया 6। इसी तरह c1 का मान आ गया हमारे पास माइनस का 10 और c2 का मान आ गया माइनस का 12, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a1 बटा a2 ज्ञात करते हैं जो कि होगा 2 बटा 3। इसी तरह b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं जो कि होगा 4 बटा 6। इसको जब हम अगर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 या 2 तिया 6, तो 2 बटा 3। इसी तरह c1 बटा c2 का मान होगा माइनस का 10 बटा माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। ये हो गया 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो इसका मान आया 5 बटा 6, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, ये भी 2 बटा 3 है, ये भी 2 बटा 3 है, लेकिन c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास तीसरी कंडीशन कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में क्या है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या होगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों का अनुपात है वो बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो ये क्या तीसरी कंडीशन को फॉलो करेगा जो कि है कोई हल नहीं होगा, और ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह क्या है, आपको ये सवाल करने हैं, जो आपको पेपर है उसमें भी ऐसा ही सवाल आएगा, इजी सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से समझ लीजिए और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बाद। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे की, कि भाई 4x प्लस 6y बराबर 18 और 2x प्लस 3y बराबर 9, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 4x प्लस में 6y माइनस में 18 बराबर 0, जो इसका मानक रूप है उसमें लिख लीजिए। 2x प्लस में 3y माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए अब a1 का मान क्या आएगा, 4 और a2 का मान आएगा 2, ये 4 और ये 2। इसी तरह b1 का मान क्या आएगा, 6 और b2 का मान आएगा 3, ये 6 और ये 3। इसी तरह c1 व c2 का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा माइनस का 18 और माइनस का 9। अब हमें क्या करना है, a1 बटा a2 का मान ज्ञात करना है। a1 बटा a2 का मान क्या है, 4 बटा 2, तो इसका मान आएगा 2। इस तरह b1 बटा b2 का अगर मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 6 बटा 3, तो वो भी आया 2। इसी तरह c1 बटा c2 का अगर मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 18 बटा माइनस का 9, तो इसका भी मान आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये दोनों बराबर है किसके, c1 बटा c2 के। तो देखिए ये जो कंडीशन है, कौन से हमारी कंडीशन थी, ये थी हमारी दूसरी कंडीशन कि इस स्थिति में क्या है, समीकरण के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। मतलब कि x व y के हमको काफी सारे मान प्राप्त होंगे जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और इस स्थिति में क्या है, ये जो समीकरण है वो क्या है, संगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे क्या है, a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 के, और वो बराबर आ गया c1 बटा c2 के, मतलब कि तीनों के जो अनुपात है वो एक ही है। तो इस स्थिति में क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, अनुपातों की तुलना करके देखा कि भी कौन सी समीकरण संगत होगी व असंगत होगी। लेकिन इस स्थिति में देखिए हमें क्या है, हल प्राप्त नहीं हुए, मतलब कि x व y के जो मान है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाए। तो देखिए जो ग्राफीय विधि है उसमें क्या है, हमको संगत व असंगत का भी पता चलता है, और साथ में हमें जो उसके हल हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं कि कौन से x व y के मानों के लिए क्या है वो समीकरण संतुष्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारी ग्राफीय विधि की, कि ग्राफीय विधि से हम क्या है, कैसे इन समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों कि जो ग्राफीय विधि है उसमें हमको क्या करना है। देखो ग्राफीय विधि में क्या है, हमें दो समीकरण युग्म दिए होंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, और इसी तरह a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। देखो उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या है, ग्राफ पर खींचना है। ये जो दोनों रैखिक समीकरण है, मतलब कि जो भी सरल रेखा है ये दोनों, इनको ग्राफ पे खींचना है और देखना है कि ये किस तरह का जो बिहेवियर है वो फॉलो करें, मतलब कि ये जो तीनों कंडीशन है इसमें से किसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इनके जो हल है वो कैसे होंगे। तो देखो जो पहली कंडीशन वो क्या है कि अगर ये दोनों जो सरल समीकरण है या अगर दोनों रेखाएं हैं एक बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद होती हैं, अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद होती हैं तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या है, ये अद्वितीय हल होगा। मान लीजिए एक हमको रेखा ऐसे प्राप्त हुई ग्राफ में और एक ऐसे प्राप्त हुई,
तो ये किसी एक बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, एक्स व वाई के वो मान क्या होंगे, इसके हल होंगे। ठीक है बच्चों, क्या कि पहली बात तो क्या है कि दोनों प्रतिच्छेद होनी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या अद्वितीय हल होगा। और जो अद्वितीय हल है उसका मान क्या होगा, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु पे एक्स व वाई का जो मान होगा वो क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल में क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद होती। और देखो अनेक हल कब होंगे, जब दोनों रेखाएं संपाती हो। संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे हो। मान लीजिए कि ये एक रेखा है हमारी और जो दूसरी रेखा है वो भी इसी के ऊपर है, मतलब कि दोनों जो रेखाएं वो एक ही रेखा द्वारा प्रदर्शित हो रही हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि उसके हल, अनेक हल प्राप्त होंगे। और वो अनेक हल कौन कौन से होंगे, वो होंगे कि इस रेखा पे आप कोई भी बिंदु ले लो, मान लो ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, तो इन बिंदु पे जो x व y के मान होंगे वो सभी क्या होंगे, इसके हल होंगे। कहने का मतलब कि इस जो रेखा पे जितने भी x व y के मान होंगे वो क्या होंगे, इसके हल होंगे। और इस स्थिति में क्या है, अनेक रेखाएं, अनेक हल प्राप्त होंगे। किस स्थिति में, जब दोनों रेखाएं संपाती हों। अब बात करते हैं हमारी तीसरी कंडीशन की, कि जब दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त हो जाए। मान लीजिए एक हमारी रेखा ऐसे है और जो दूसरी रेखा है वो भी हमारे को ऐसे प्राप्त होगी, मतलब कि दोनों क्या है, समांतर प्राप्त होगी। इस स्थिति में क्या है, उन रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और वो क्या होगा, असंगत रैखिक युग्म कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी और इसका क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। तो ग्राफिक विधि में हमें क्या करना है, ये जो दोनों रैखिक समीकरण है इनका ग्राफ खींचना है और देखना है कि इन तीनों में से हमको कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे ग्राफ खींचोगे और कैसे देखोगे कि भी इन तीनों में से कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है। और उसके बाद जो एक्स व वाई के कौन से मान है जिसके लिए ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगी, अर्थात एक्स व वाई के कौन से मान इस समीकरण के हल होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में वो किस तरह का रहेगा, वो ये होगा कि आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, जैसे 2x प्लस में 3y बराबर 13, और जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, 5x माइनस में 2y बराबर 4। ठीक है, और आपको क्या कह देगा कि भी आलेखीय विधि से इसको हल कीजिए। ठीक है, और ये भी कह सकता है कि बताइए कि भी ये संगत होगा या असंगत होगा, इसकी भी बात बताइए। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पहला काम क्या है कि आपको इन दोनों रेखाओं को क्या ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ग्राफ पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक समीकरण लेनी है, क्या, 2x प्लस में 3y बराबर में 13, आपको एक समीकरण लेनी है। और आपको क्या करना है, x व y के दो मान ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को संतुष्ट करते हो, मतलब कि ऐसे मान जो इस रेखा के हल हों। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या करना है, एक बार x की कोई ऐसी वैल्यू लिख लो जिसे हमारे को y की जो वैल्यू हो पूर्णांक में आ जाए। इसी तरह फिर x की कोई दूसरी ऐसी वैल्यू लिख लो जिससे क्या y की वैल्यू हमको पूर्णांक में आ जाए। तो देखो पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मान लीजिए समीकरण 1 है, तो देखिए समीकरण 1 में क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर आपने क्या y बराबर 1 रखा तो y को यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, और इसमें देखो कि x का मान क्या आता है, देखिए 2x प्लस में 3, y का मान रखा 1 बराबर में 13। ठीक है, 2x 13, ये 3 हो जाएगा शांत होके माइनस का 3, तो 2x बराबर में क्या हो गया, 13 में 3 गए 10, इसको जब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो x का मान क्या आ गया 5, y बराबर 1 पर x का मान हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे को एक बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, पहला बिंदु हमारे प्राप्त हो गया। ऐसे हमको दूसरा बिंदु भी ज्ञात करना है, तो वो मैं कैसे ज्ञात करता हूँ, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर आपको देखो ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिसमें ये जो दोनों मान है वो पूर्णांक प्राप्त है, मतलब कि पूरे पूरे 5 1, ऐसा नहीं कि भी 1/2 प्राप्त हो गया, 3/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको ऐसे मान ढूंढने हैं जिसमें क्या है ये पूरे पूरे प्राप्त हो, जैसे 5 व 1। अब ऐसे ही हमने क्या है y बराबर 3 रखने पे क्या किया, तो यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 3 और इस पे देखो मान क्या प्राप्त होता है, 2x प्लस में 3, y की जगह क्या है 3 बराबर में 13, 2x 3 3 9, पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस का 9, तो 2x बराबर में 13 में से 9 गए 4, और इसको जब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरह क्या आ गया ये 2। तो हमें देखिए क्या है, दो बिंदु प्राप्त हो गए। पहला तो क्या हो गया 5,1, दूसरा क्या हो गया 2,3। जो ग्राफ बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या है, रेखा जो है उसको संतुष्ट करने वाले दो बिंदु ज्ञात करने, और ऐसे सारणी आपको बनानी है, एक्स व वाई
5 1 और 2 व 3, तो आपको ये दो बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको जो ये दूसरी समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 4, इसके लिए मान ज्ञात करना है, तो वो भी करते हैं। देखो हमारे पास समीकरण क्या थी, 5x माइनस में 2y बराबर 4, 5x माइनस में 2y बराबर 4। इसमें भी क्या है, आपको दो क्या है बिंदु ज्ञात करने हैं, मतलब कि x व y के क्या है दो मान ज्ञात करने हैं जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करें। x व y के दो मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ। क्या रखता हूँ, x बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास समीकरण थी 5x माइनस में 2y बराबर में 4। 5x की जगह रखा 0 माइनस में 2y बराबर में 4। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस में 2y बराबर में 4, तो y हो गया 4 बटा में माइनस का 2, तो इसका मान आएगा माइनस का 2। तो देखिए x बराबर 0 पर y का मान आ गया माइनस का 2, तो हमें एक बिंदु क्या प्राप्त हो गया 0, माइनस 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं 3। क्या रखते हैं, y का मान 3। y का जब हम मान 3 रखते हैं समीकरण में, तो देखो क्या प्राप्त होता है हमें, 5x माइनस में 2 और ये 3 रखा आपने और ये आ गया 4, तो 5x माइनस में 6 बराबर 4, 5x बराबर में 4 प्लस 6, ये जो माइनस 4 है जब इधर होएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, जो माइनस का 6 है इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 10 बटा 5 बराबर 2। तो हमें समीकरण का जो बिंदु प्राप्त हुआ दूसरा वो क्या हो गया 2 व 3, 2 व 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा 50% काम हो गया। हमने क्या दोनों समीकरणों के लिए दो दो बिंदु ज्ञात कर लिए। पहला तो क्या था 5 1 व 2 3, पहली समीकरण के लिए क्या था 5 1 व 2 3। ठीक है, और दूसरे समीकरण के लिए क्या हुआ 0 माइनस 2 व 2 व 3। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, इसमें जो ये वाला अक्ष है वो क्या है x अक्ष है, जो ये वाला अक्ष है वो क्या है y अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे x के पॉजिटिव मान होंगे, यहाँ पे x के नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पे x के पॉजिटिव मान होंगे, यहाँ पे नेगेटिव। देखो अब आपको क्या करना है, जो हमने दो बिंदु प्राप्त किए थे, देखो पहले समीकरण के हमने क्या प्राप्त किए थे 5, 1 व 2, 3। क्या प्राप्त किए 5, 1 व 2, 3। ठीक है, और दूसरे समीकरण के थे 0, माइनस 2 और 2, 3। ठीक है, ये क्या हमारी पहली समीकरण के, ये हमारी दूसरी समीकरण के। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इन दोनों बिंदुओं को इस क्या है जो ग्राफ पेपर पर लिखना है। तो पहला क्या बिंदु हमारा 5, 1, मतलब कि x का मान 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और y का मान 1, तो हमारा क्या है यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा जो कि है 5, 1। ठीक है, ये आपने बिंदु लिख लिया। इसी तरह दूसरा बिंदु लिखिए 2, 3, x का मान 1 व 2 और y का मान 1 2 3, तो 2 और ये ऊपर 3, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2, 3। ठीक है, आपने ये दो बिंदु लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों को मिला लेना है और एक रेखा खींच लेनी। ठीक है, आपने मान लीजिए मिला लिया फुटे से सीधी रेखा, मेरी तो सीधी नहीं है, आप ये बना लेना। ठीक है, तो ये क्या है एक सीधी रेखा हो गई, तो ये क्या है आपकी पहली समीकरण होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको ये जो दो बिंदु हैं दूसरी समीकरण के, उसको भी क्या लिखना है, उस रेखा खींचनी है। तो क्या है 0, माइनस 2, मतलब x का मान 0 तो यहाँ पे, और माइनस 2 मतलब कि इधर, तो ये जो बिंदु है आपका वो क्या होगा 0, माइनस 2। इसी तरह 2, 3 यही बिंदु ये हो गया। उसके बाद क्या है आपको इसके भी एक रेखा खींच लेनी है, सीधी रेखा। ठीक है, या आपने रेखा खींच ली। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया, आपने क्या दोनों जो समीकरण है उनको ग्राफ पेपर पे खींच लिया। और तो अब आप देखो कि तीनों कंडीशन में से ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या वो रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, या फिर दोनों रेखाएं एक ही हैं, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर क्या है प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो पहली बात तो क्या इसका क्या है अद्वितीय हल होगा, है ना, क्योंकि क्या है एक दूसरे को क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि वो x व y के क्या मान होंगे जिसपे ये समीकरण संतुष्ट करेगी, मतलब कि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। तो जिस बिंदु पे ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या होगा, इसका हल होगा। यहाँ पे जो 2, 3 है इस पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो x व y के जो मान होंगे 2, 3 जिस पे क्या है ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ये इसका क्या है हल। तो देखो हमको क्या पता चल गया कि भी अद्वितीय हल होगा, और जो हल है उसका क्या मान होगा 2, 3। तो इस तरह क्या है आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बिंदु ज्ञात करने हैं दो दो,
उसके बाद रेखाएं खींचनी है और देखना है कि वे प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या फिर समांतर हैं। ठीक है, अगर तीनों में से जो भी होंगे उसके हिसाब से आपको हल ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये तो क्या है हमारी पहली समीकरण है जो कि है 2x प्लस में 3y बराबर 13। ये हमारी एक समीकरण होगी जो कि एक बिंदु था हमारा 2,3 और दूसरा था 5,1। हमने ये लिख ली। उसके बाद जो हमारी दूसरी रेखा है क्या है 5x माइनस 2y बराबर 4, जिसमें हमने एक बिंदु ज्ञात किया था 0-2 और दूसरा बिंदु था 2,3। इन दोनों को मिला के हमने रेखा खींच ली है ऑरेंज वाली। तो देखिए ये दोनों क्या है इस बिंदु पर मिल रही है। तो पहली बात तो क्या है कि अद्वितीय हल हो गया, और जो दूसरी बात क्या थी कि भाई ये 2,3 पर मिल रही है तो ये क्या है इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको ये ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन हल करना है और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप ये आसानी से कर लेते हो तो आपके 4 नंबर पक्के। तो इस तरह क्या है आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो संगत व असंगत युग्म पूछेगा या ग्राफिक विधि से हल करने के लिए कहेगा। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं आखिरी में कि इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, मतलब कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसकी आपको अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको अलग वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आपको ये काम है कि इनकी प्रैक्टिस करो, इसका रिवीजन करो। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो मान लीजिए कि 80% तक आपका काम हो गया। ठीक है, बाकी जो 20% है वो जब अपने मॉडल पेपर करेंगे तब आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। जो पहला क्वेश्चन है 4.1 प्रश्नावली का, उसका चौथा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे का पहला भाग व दूसरे का चौथा भाग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह तीसरे का पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इन सबको। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है पूरा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके जो सोल्यूशन है वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो लिख दूंगा जिसमें मैं क्या है इनको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हो और आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपकी जो चौथी प्रश्नावली वो कंप्लीट हो जाएगी और जो 6 मार्क्स हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5वीं प्रश्नावली की जो कि है समांतर श्रेणी। इसका क्या हम रिवीजन करेंगे जो कि ये कल आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके मित्र हैं सहपाठी उनके साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जो आने वाली वीडियो उनको मिस ना करें। ठीक है, और बाकी भी जो आपके कोई अपकमिंग अगर न्यूज़ है तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। एक बात और, अगर आपका कोई डाउट है इसमें, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो आपका डाउट है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।